छोटू है, ठीक है। के बाद हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। किसी ने पहले कोई भी डाउट पूछना है, 21st क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई हो या पहली बार में ना सॉल्व हुआ हो। पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप कोई भी पैसे दे रहे हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट भी दे रहे हो, वो बिजनेस में एक्सपेंस से लगा, हाँ वो मिल जाएगी। 80 जीजीबी है जीजीसी की, कंपनी वो जीजीबी में, बाकी सबको जीजीसी में, पर वो तब मिलेगी अगर ओल्ड स्कीम का क्वेश्चन। ये थी तो है 80 से अभी
सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी प्लीज नोट डाउन करेंगे इस चीज को। देखो, एक चीज है पॉलिटिकल पार्टी को पैसे डोनेट करना, एक है पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करना। तो अगर मैं पीजीबीपी चैप्टर में बात करूं, तो अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रहे हो, एक्सपेंस डिसअलाउड है। पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर में सोवेनियर में एडवर्टाइज कर रहे हो, वो भी डिसअलाउड है। बट अगर हम बात करें डिडक्शंस की, डिडक्शन सिर्फ किस चीज की है? डोनेशन की। तो क्वेश्चन नंबर 21 में उन्होंने बोला कि जनरल एक्सपेंसेस में एक एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस है, जिसमें लोकल पॉलिटिकल पार्टी के सोवेनियर में एडवर्टीजमेंट दी गई है। तो पीजीडीपी में एक्सपेंस डिसअलाउ हो गया, इसलिए उन्होंने ऐड कर दिया पहले। बट उसके बाद डिडक्शन नहीं दी, क्योंकि डिडक्शन सिर्फ कब मिलती है? अगर डोनेशन की हो। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, और कोई डाउट? तुम्हें इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई डाउट है ना? बताओ क्या। क्या इंटरेस्ट फ्रीडम रेट करने हाँ। और तुम्हें आईटीआर के इंटरेस्ट में भी कोई डाउट है कि सिर्फ इसी पॉइंट में डाउट है? अच्छा ठीक है बच्चे, देखो, इनकम टैक्स में भी और जीएसटी में भी एक होता है हमने टैक्स पे किया। जब हम टैक्स लेट पे करते हैं, तो टैक्स लेट पे करने के लिए हमें साथ में इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। एंड कई बार लेट पे करने के लिए फाइन भी लगता है। तो जो टैक्स आपने लेट पे किया, अगर इनडायरेक्ट टैक्स है अलाउड हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स वैसे भी नहीं अलाउड, लेट पेमेंट भी नहीं अलाउड। जो लेट पेमेंट का इंटरेस्ट है, ये कोई इलीगल एक्सपेंस नहीं है, ये कोई वायलेशन ऑफ लॉ भी नहीं है। जैसे इनकम टैक्स में लेट पे करूं तो 234 ABC में इंटरेस्ट देना पड़ता है, पर ये लीगल है, मैंने किसी को पैसे लेट दिए, उसने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। ये वायलेशन ऑफ लॉ के लिए नहीं है, ये सिर्फ लेट फाइलिंग के लिए वो मेरे से एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। जो फाइन है, ये सेक्शन 37 में बोला हुआ है कि कोई भी फाइन डिसअलाउड हो जाएगा। सो इंटरेस्ट पेड ऑन लेट फाइलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम फाइन और पेनल्टी। फाइन या पेनल्टी सेक्शन 37 में डिसअलाउड है, बट लेट फाइलिंग का इंटरेस्ट अलाउड एक्सपेंस। ठीक है, और कोई ऑनलाइन किसी को कोई भी डाउट? चलो फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड्स। हमें टोटल इनकम और टैक्स पेएबल निकालना है मिस्टर जोश जोश का। इनकी एज है 48 ईयर्स एंड हमें इंफॉर्मेशन गिवन है असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। हम एज्यूम करके चलेंगे कि जो असेसी है वो ऑप्ट आउट कर रहा है डिफॉल्ट टैक्स रेजीम से, मतलब कि मुझे ओल्ड स्कीम का क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड पर्सन सीनियर सिटीजन नहीं है। तो सबसे पहले मुझे बताया गया सैलरी, डीए, एचआरए, और इसने कितना रेंट पे किया है चेन्नई में। तो सबसे पहले तो सैलरी हेड का क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट, इसके पास एक कमर्शियल बिल्डिंग है मुंबई में, जो कि इसने जुलाई में रेंट पे दी है। मंथली रेंट है 46,000, एक कंपनी को रेंट पे दी है। म्यूनिसिपल टैक्स इसने पे किया 27,000 और 25,000, पिछले 2 सालों का म्यूनिसिपल टैक्स पे किया। फेयर रेंटल वैल्यू हमें गिवन है 33,000। तो हाउस प्रॉपर्टी टॉपिक आ गया। सबसे पहले हम सैलरी हेड के रूप में डिस्कस कर लें। सैलरी फुली टैक्सेबल होगी, डीए भी फुली टैक्सेबल होगा। एचआरए ओल्ड स्कीम है तो एग्जम्पशन अलाउ हो जाएगी। एचआरए के 3 रूल्स क्या होते हैं? एचआरए रिसीव्ड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी एंड 40% और 50% ऑफ सैलरी। यहाँ पर उन्होंने हमें बताया कि पर्सन चेन्नई में काम करता है, मद्रास में काम करता है, तो 50% ऑफ सैलरी। दिल्ली, चेन्नई, मुंबई एंड कोलकाता, इन सारे केसेस में हम लोगों ने क्या करना है? 50%, बाकी सब जगह 40%, तो यहाँ पर हम 50% करेंगे। नेक्स्ट, इसके पास एक कमर्शियल बिल्डिंग है, तो चाहे कोई पर्सन कमर्शियल बिल्डिंग को रेंट पे दे रहा है, इनकम कौन से हेड की बन जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी। अब घर का फेयर रेंट जो है वो 33,000 है। इसका मतलब कि एक्सपेक्टेड रेंट तो मुझे कितने टाइम का लेना पड़ेगा? 12 मंथ से। पर इसने बिल्डिंग रेंट पे दी कब है? जुलाई से दी है। तो एक्चुअल रेंट हम कितने टाइम का लेंगे? 9 मंथ्स का ही लेंगे। पहले 3 महीने बिल्डिंग क्या थी? वेकेंट थी। तो हम एक्चुअल रेंट कितने टाइम का लेंगे? पहले 12 मंथ्स का ही लेंगे। फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे।
अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा हुआ फिर तो वैकेंसी लॉस अलाउ होगा, नहीं तो वैकेंसी लॉस अलाउ नहीं। हाउस प्रॉपर्टी हेड में हम लोगों ने एक फाइनल फॉर्मूला किया था जिसमें सारे केसेस कवर होते थे। हम लोगों ने ऐसा लिखा था कि एक्सपेक्टेड रेंट तो हम हमेशा 12 मंथ्स का ही लिया करेंगे, एक्चुअल रेंट लिया करेंगे 12 मंथ्स माइनस अनरियलाइज्ड रेंट जो बैड डेट्स होगा। अगर मान लो कुछ टाइम पे पर्सन ने के पास घर था ही नहीं, नॉट ओन्ड या सेल्फ ऑक्यूपाइड हमने वर्ड लिखा था, मान लो मैंने घर बनाया ही जुलाई में, तो उस केस में हम लोग कितने मंथ्स का लेंगे एक्सपेक्टेड रेंट, 9 मंथ्स का लेंगे, अप्रैल मई जून स्किप कर देंगे। अब इसके बाद दैट्स इट, दिस इज ए एंड दिस इज बी। इफ ए इज मोर देन बी, अगर जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो ज्यादा है तो जीएवी क्या बन जाएगी, ए, कुछ और नहीं सोचना। बट इफ ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, तो उस केस में जीएवी बन जाएगी बी माइनस वैकेंसी लॉस। ये सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। फिर जीएडी में से हम क्या माइनस करते हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्स की दो कंडीशंस क्या हैं, पेड होने चाहिए और पे कौन करेगा, ओनर करेगा। तो यहाँ पर एक्रूवल बेसिस पे नहीं, पेमेंट बेसिस पे एक्सपेंस अलाउ होता है। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें बोला कि उसने म्युनिसिपल टैक्स पे किया है पिछले साल का भी और उससे पिछले साल का भी, दोनों अलाउ हो जाएंगे। थर्ड, कैपिटल गेन आ गया। उसने शेयर्स परचेज किए अनलिस्टेड कंपनी के महाराजा लिमिटेड के फेब 2009 में 80,000 के। कंपनी ने उसे बोनस दे दिया 15 मार्च 2009। मिस्टर जॉर्ज ने 3,000 शेयर्स जो बोनस वाले थे वो 15 जनवरी को सेल कर दिए फॉर 2 लाख रुपीज अपने फ्रेंड को मेहुल। अनरिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से सेल किए हैं और हमें सीआईआई भी गिवन है। तो ध्यान से देखते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पहली बात तो अनलिस्टेड शेयर्स है। तो अनलिस्टेड शेयर्स जो है ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, इसके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना बन जाएगा, 2 इयर्स। लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए होता है 1 ईयर, अनलिस्टेड सिर्फ शेयर्स के लिए होता है 2 ईयर। और कोई भी अनलिस्टेड डिबेंचर्स हो या कोई भी और चीज हो तो 22 जुलाई तक तो होता था 3 इयर्स, 22 जुलाई के बाद वो भी क्या हो गया है, 2 इयर्स। तो यहाँ पे 2 इयर्स देखेंगे। लिए थे उसने 2009 में, सेल किए हैं 2025 में, तो ये डेफिनेटली क्या बन जाएगा, लॉन्ग टर्म। तो पहला क्वेश्चन आता है किस सेक्शन में, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन से सेक्शन में टैक्सेबल होगा। अब एसटीटी तो पे हुआ नहीं है, अनलिस्टेड है, तो कौन से सेक्शन में चला जाएगा, 112। सेल कब हुआ है, जनवरी 25, 22 जुलाई के बाद सेल हुआ है। अगर पहले टैक्स सेल हुआ होता तो हम इंडेक्सेशन भी करते और टैक्स भी कैलकुलेट करते 20% पे। अब टैक्स कैलकुलेट होगा 12.5% पे और इंडेक्सेशन नहीं। क्लियर है ना सारे पॉइंट्स। हमेशा कैपिटल गेन में हमने 3 स्टेप्स में क्वेश्चन करना है। पहले ये देखना है पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है, फिर ये देखना है कौन से सेक्शन में टैक्सेबल बनता है, फिर लास्ट में ये देखना है इंडेक्सेशन होगी या नहीं। इंटरेस्ट मिला है सेविंग्स अकाउंट से 15,000 का, लॉटरी विनिंग्स जिसमें कि टीडीएस डिडक्ट हुआ हुआ है, तो ये दोनों इनकम्स कौन से हेड की हो गई, अदर्स। जो सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है क्या इसके ऊपर कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा, नहीं। क्या इसके ऊपर डिडक्शन मिल जाएगी, यस। सेविंग्स अकाउंट पे टीडीएस डिडक्शन नहीं होता, पर 80 टीटीए क्योंकि पर्सन सीनियर सिटीजन नहीं है इसकी रिडक्शन मिल जाएगी। इसके अलावा उसने पीपीएफ में डिपॉजिट करवाए हैं 1,50,000। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है अपनी वाइफ के हेल्थ के लिए और अपने बेटे के लिए, तो ये मिल जाएगा 80 डी। सॉल्व करें क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की रिक्वायरमेंट है मिस्टर जोश की 25-26 की इनकम कैलकुलेट करना। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करेंगे। हमें क्वेश्चन में बोला गया ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग करो, तो मैं मेंशन करूंगी अंडर रेगुलर प्रोविजंस।
सबसे पहले इनकम अंडर द हेड सैलरी। अब आई थिंक सब फॉर्मेट के साथ भी कंफर्टेबल हो गए होंगे, और बेटर है कि वर्किंग नोट्स में कम जाए, साथ के साथ ही हम एक्सप्लेन करते रहे अपने पॉइंट्स को। इट विल सेव योर टाइम। सबसे पहले बेसिक पे है 51,000 पर मंथ। कोई रिटायरमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो पूरे साल के लिए ही टैक्सेबल हो जाएगा। बेसिक सैलरी आ गई हमारे पास 51,000 इंटू 12। नेक्स्ट, डीए जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स में एंटर होता है 10,000 पर मंथ। तो ये आ गया हमारे पास 1,20,000। डीए के बाद एचआरए मिलता है 4,000 पर मंथ। रिसीव्ड 48,000 माइनस एग्जाम। एचआरए की एग्जाम्शन कैलकुलेट करेंगे। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्ड। पहली लिमिट क्या है? एचआरए रिसीव रिसीव हुआ है एचआरए 48,000। सेकेंड लिमिट है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो हमें क्वेश्चन में बताया गया उसने रेंट कितना पे किया है। चेन्नई में उसका घर है और रेंट पे किया है उसने 7,000। तो 7,000 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ सैलरी। एंड लास्ट है, क्योंकि दिल्ली, चेन्नई, मुंबई एंड कोलकाता, इन सारे केसेस में हम लेते हैं 50% ऑफ सैलरी। सैलरी की डेफिनेशन होती है एचआरए में बेसिक पे, डीए इफ एंटर्स एंड कमीशन इफ बेस्ड ऑन सेल। बेसिक पे हमें गिवन है 6,12,000। डीए हम लोगों ने कैलकुलेट किया 1,20,000। टोटल अमाउंट आ गई 7,32,000। बताओगे कितना आ रहा है? 10,866,000. सो लोवेस्ट अमाउंट है 10,800। 10,800 एग्जाम हो जाएगा। 27. एक्सेल हो जाएगा। ये सैलरी हेड का क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ। हमारे पास आ गई ग्रॉस सैलरी 16. 7,69,200। ग्रॉस सैलरी में से माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की। हमारे पास नेट सैलरी बची 7,15,000। 7,9,2. नेक्स्ट आ गया इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे रूल? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट whichever is higher and loss due to vacancy allowed if actual rent is less than expected rent ड्यू टू वैकेंसी। आपको रूल तो पता है, रूल में कोई चेंज नहीं है, बट एग्जाम में वो लिखना कैसे है वो मैंने अभी बताया। हम पहले तो कंपेयर क्या करेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को ही कंपेयर करेंगे। वैकेंसी का लॉस हम कब अलाउ करेंगे? अगर जो एक्चुअल रेंट है वो एक्सपेक्टेड रेंट की वजह से कम है, कि वैसे तो एक्चुअल रेंट ज्यादा था पर वो एक्सपेक्टेड रेंट की वजह से कम हो गया।
वैकेंसी की वजह से कम हो गया, सिर्फ तब वैकेंसी का लॉस अलाउ। तो करंट केस में फेयर रेंटल वैल्यू हमें गिवन है 33,000 पर मंथ। तो एक्सपेक्टेड रेंट इक्वल टू फेयर रेंटल वैल्यू इज इक्वल टू 33,000 इंटू 12। एक्चुअल रेंट इज इक्वल टू 46,000 के रेंट पे दिया हुआ है। अच्छा हाँ जी, पहले तो हम हमेशा 12 मंथ्स का ही कंपेयर करते हैं। अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा हो तब वैकेंसी लॉस अलाउ करते हैं ना। तो पहले मैंने दोनों को कंपेयर कितना किया, 12 मंथ्स का। अब क्योंकि एक्चुअल रेंट ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, वैकेंसी का लॉस माइनस कर देंगे। मैंने प्रॉपर एक्चुअली रिवाइज करा दिया टॉपिक। एक्सपेक्टेड रेंट हम हमेशा 12 महीने का लेते हैं, एक्चुअल रेंट भी हमेशा 12 महीने का लेते हैं। एक्चुअल रेंट में सिर्फ दो चीजें माइनस करते हैं, अगर कुछ टाइम के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, अगर घर तक हमारे पास ही ना हो, या फिर अनरिलाइज्ड रेंट हो। वैकेंसी लॉस कभी कभी अलाउ होता है। तो ये माइनस करके आई थिंक 4,14,000 आ रहा है। अब जीएवी में से क्या माइनस करेंगे, म्युनिसिपल टैक्सेस अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। उन्होंने क्वेश्चन में हमें 2 सालों के म्युनिसिपल टैक्सेस दिए, हम दोनों ही उनको अलाउ कर देंगे। तो म्युनिसिपल टैक्स हमें गिवन है 27,000 प्लस 25,000। टोटल म्युनिसिपल टैक्सेस हो गए 52,000 माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन मिल जाएगी 30%। 2,53,000। ये आ गई हमारे पास इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। कोई भी कंफ्यूजन डाउट किसी को यहाँ तक? ये इजी क्वेश्चन में काउंट होगा वैसे, सिंपल रूल्स ही आए हैं हाउस प्रॉपर्टी के। सैलरी का भी सिर्फ एचआरए का रिडक्शन आया और कुछ आया ही नहीं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इनकम अंडर द हेड कैपिटल की। अब इसमें क्या होगा, अनलिस्टेड शेयर्स आर अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट if held for more than 24 months. Further, these are sold after 22 July 24. Thus, taxable under section 112 at 12.5% and no indexation shall be allowed. तो जो हम हमेशा काम करते हैं, सबसे पहले ये बताते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग, कौन से सेक्शन में टैक्सेबल है, इंडेक्सेशन होगी या नहीं होगी। ये 3 काम तो करने ही पड़ेंगे कोई भी कैपिटल गेन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उन्होंने हमें बताया कि उसके पास 4,000 शेयर्स थे पहले, जो कि उसने 80,000 के परचेज किए थे। कंपनी ने बोनस दे दिया मार्च 2009 में एंड उससे 3,000 शेयर सेल कर दिए, और सेलिंग प्राइस क्या बताया है हमें, 2 लाख रुपीज। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो आ गई हमारे पास 2 लाख। माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो बोनस शेयर के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है, 0। अगर मुझे बोनस 1 अप्रैल 2001 से पहले मिला होता तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाती, 0, और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हाई।
यहाँ पर हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 2 लाख। अगर ये 112A में चला जाता तो फायदा होता, पहले 1,25,000 रुपये का टैक्स ही नहीं लगता। पर ये 112A में गया ही नहीं, तो पूरे अमाउंट के ऊपर ही हमें 12.5% का। नेक्स्ट है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। इसमें हमें दो इनकम गिवन थी। एक गिवन था इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, और एक गिवन था लॉटरी विनिंग्स। सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट मिला है 15,000, एंड कैजुअल इनकम है, लॉटरी से इनकम मिली है 21,000। अगर 10,000 से ज्यादा की लॉटरी जीतो तो 30% का टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब कि रियलिटी में इनकम कितनी है, 50,000। तो अब हमारे पास जीटीआई आ गई, ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। तो 72,600। माइनस करेंगे अब रिडक्शन। सबसे पहले 80C पीपीएफ की रिडक्शन। पीपीएफ की कितनी रिडक्शन हो रही है, 1,50,000। उसके बाद 80D। 80D इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस किस किस का अलाउड है, सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। 80C में लाइफ इंश्योरेंस में हम कुछ नहीं देखते कि बच्चे डिपेंडेंट है या नहीं, माइनर है कि मेजर, मैरिड है या अनमैरिड। 80D में हम पेरेंट्स कुछ नहीं देखते कि वो डिपेंडेंट है या नहीं। अब मेडिकल इंश्योरेंस उसने अपना करवाया है 19,000 का, एंड अपने बेटे का करवाया है क्योंकि उसके ऊपर डिपेंडेंट है 12,000 का। तो टोटल कितना हो गया, 31,000, बट रेस्ट्रिक्टेड अप टू 25,000। तो हम सिर्फ 25,000 ही अलाउ करेंगे। 31,000। वैसे सेक्शन तो अलाउ करता है, बट सेक्शन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम अमाउंट अलाउड इज 25,000। उसके अलावा हमने एक और रिडक्शन देखी, 80TTA। सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट के ऊपर 10,000 की रिडक्शन मिल जाएगी। 32,600। डन है। चलो ध्यान से करना है, टैक्स पेएबल कैलकुलेट करो। ध्यान से करना है, कोई गलती नहीं, टैक्स पेएबल। पीरियड एंड माइनस होगा। ध्यान में रखना है 115 में भी स्पेशल इनकम का टैक्स कैलकुलेट करते हुए, और 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स कैलकुलेट करते हुए।
ऑनलाइन स्टूडेंट को प्लीज मैसेज करो। मुझे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है हमसे, ध्यान से देखना। हाँ जी देखो, म्यूनिसिपल टैक्स में उन्होंने लिखा 27,000 का पे किया, 25,000 का पे किया। 27,000 है 23-24 का, 25,000 है 24-25 का। उसके बाद आगे ये भी बताया कि कब पे किया है। तो 27,000 का पे किया है उन्होंने 31 मार्च 2025 में, मतलब कि 24-25 में पे कर दिया। तो ये तो क्या हो जाएगा, अलाउ। 25,000 का पे किया है 20 अप्रैल 25 को, मतलब कि कब पे किया, 25-26। तो ये नेक्स्ट ईयर अलाउ होगा, इस ईयर अलाउ नहीं है। नमस्ते, हम दोबारा करेंगे, लेकिन मतलब कि टैक्सेस जो है हम वो डिटर्मिन करने से पहले कर देते नहीं, वो 43B पीजीबीपी का रूल है। मतलब वो सब टैक्सेस। वो सिर्फ 43B में पीजीबीपी का रूल, हाउस प्रॉपर्टी का रूल नहीं है। ठीक है। अच्छा, वो मैं उस पॉइंट पे आने वाली थी। अब देखो, रेंट का टीडीएस कौन से सेक्शन में डिडक्ट करना होता है। आय, आई पर रिमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, तीनों सेक्शन से इकट्ठे रिवाइज करवा देते हो। सबसे पहले आता है 194I। 194I बिजनेसमैन वाला सेक्शन है। उस केस में हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी का भी रेंट 2,40,000 से ज्यादा है तो 10% पे टीडीएस डिडक्ट करना है बिल्डिंग पे, और प्लांट एंड मशीनरी पे करना है 2%। बिजनेसमैन वाले रूल का मतलब क्या है कि हम ये देखेंगे कि इंडिविजुअल और एचयूएफ की पिछले साल की सेल कितनी थी। अगर पिछले साल की सेल 1 ईयर और 50 लाख से ज्यादा है तब तो टीडीएस डिडक्ट करना है, नहीं तो नहीं करना। अब यहाँ पर रेंट कौन पे कर रहा है, कंपनी। तो अगर कंपनी रेंट पे कर रही है तो 194I ऑलवेज एप्लीकेबल। मुझे इसकी पिछले साल की सेल देखने की जरूरत ही नहीं है। अब अगर 194I अप्लाई हो गया तो हमने कहा था कि अगर एनुअल रेंट 2,40,000 से ज्यादा है तो टीडीएस डिडक्ट होगा। यहाँ पर एनुअल रेंट कितना है, 40, मंथली रेंट कितना है 46,000, तो ऑब्वियसली एनुअल रेंट 240 से ज्यादा बन जाएगा। तो कंपनी ने टीडीएस कितना डिडक्ट किया होगा, 10%। तो कंपनी से इनको रेंट मिला है 4,14,000। इसके ऊपर टीडीएस कितना डिडक्ट हो रखा है, 41,400। तो जब हम टैक्स पेएबल कैलकुलेट करेंगे टैक्स लाइबिलिटी में, एक तो 30% टीडीएस लॉटरी पे डिडक्ट हुआ है वो एडजस्ट करेंगे, और एक 194I वाला भी करेंगे 41,400। सबको समझ आया। एक और पॉइंट, 194IA, अगर कोई भी पर्सन प्रॉपर्टी सेल करता है तो उसका टीडीएस कहां पर डिडक्ट होता है, 194IA में। अगर आपकी कंसिडरेशन 50 लाख से ज्यादा है तो 1% का टीडीएस डिडक्ट होता है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा 194IB। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि 194I से बच गया, मतलब कि वो इंडिविजुअल या एचयूएफ है जो कि बिजनेस नहीं करता, और वो रेंट पे कर रहा है 50,000 पर मंथ से ज्यादा, तो उसने टीडीएस डिडक्ट करना होता था पहले 5% पे और अब 2% पे। और इस केस में एक स्पेशल चीज थी, वैसे तो हमेशा टीडीएस डिडक्ट होता है 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, पर इस केस में टीडीएस सारा डिडक्ट कब होता है, मार्च। और कभी भी इस केस में टीडीएस लास्ट मंथ के रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम ही होगा। याद आ गई ना सबको ये सारे पॉइंट्स। तो छोटी सी गलती हुई कि हमने डेट नहीं पढ़ी म्यूनिसिपल टैक्स की पेमेंट की, जल्दी जल्दी में इग्नोर किया कि वो दो अलग अलग सालों के और दोनों ही अलाउ होते हैं। उन्होंने साथ में डेट भी बताई थी, तो ये डेट माइनस होनी थी, उसके बेसिस पे रिडक्शन चेंज हो गई। कैपिटल गेन आ रहा है 2 लाख रुपीज का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ रही है 45,000, डिडक्शन बाकी सब कुछ हमारा मैच था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आएगा 194I का टीडीएस एंड लॉटरी वाला टीडीएस। क्वेश्चन नंबर 19,
बाय चांस हमने एक भी क्वेश्चन आई थी कभी तक रेजिडेंशियल स्टेटस का नहीं किया, एक क्वेश्चन रेजिडेंशियल स्टेटस का। मिसेस जैस्मीन ऑस्ट्रेलिया की सिटीजन। अब पहले क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट ही पढ़ते हैं, उन्होंने डिमांड किया, उन्होंने हमसे डिमांड किया है स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड उसकी जीपीआई। तो ये हमसे न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की सिटीजन है, मतलब कि मुझे स्पेशल रूल्स के बारे में सोचना ही नहीं। अब तो रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करने के नॉर्मल रूल्स, सिंपल रूल्स क्या लगेंगे? अगर पिछले साल की स्टे 182 डेज से ज्यादा है, या फिर पिछले साल की 60 डेज और पिछले 4 साल की 365 डेज, तो वो रेजिडेंट बन जाएगी। सब जगह साइन मोर देन इक्वल टू का। उसके बाद अगर वो रेजिडेंट बन गई तो स्पेशल कंडीशन अप्लाई करके ये देखेंगे कि ओआर है या एनओआर है। अगर पिछले 7 साल की स्टे 730 डेज है एंड पिछले 10 साल में से कम 2 साल के लिए वो इंडिया के रेजिडेंट है, तो हम लोग उसे क्या बना देंगे? ओआर, अदरवाइज शी विल रिमेन एन। अब मिसेस जैस्मिन ऑस्ट्रेलिया की सिटीजन है, इनकी शादी हुई मिस्टर कपिल ऑफ इंडिया से इन ऑस्ट्रेलिया ऑन 2 Jan 24। वो इंडिया में पहली बार आई हैं 18 March 24 एंड वो फिर से वापस चली गई August 24। फिर वो दोबारा इंडिया में आई 23 Feb 25। अब सबसे पहले तो आपको असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए कैलकुलेशन करनी है। तो मैंने प्रीवियस ईयर कौन सा चेक करना है? 24-25। फटाफट से लिखो कि 24-25 में वो कब से कब तक इंडिया में थी। बस ध्यान क्या रखना है, हमेशा इसी चीज पे वो क्वेश्चन करते हैं। जैसे गिफ्ट में हमेशा होगा ना कि 4 फ्रेंड्स ने गिफ्ट दिया, रेजिडेंशियल स्टेटस में हमेशा ऐसे होगा कि वो जब इंडिया में आ रही होगी या इंडिया से जा रही होगी, 2 फाइनेंशियल ईयर आ रहे होंगे, तो वो इंडिया में आए कब है? 18 मार्च को। पर हमने काउंटिंग 18 मार्च से नहीं शुरू करनी, हमने काउंटिंग कहाँ से शुरू करनी है? 1 April 24 से। तो 1 April 24 से वो कब तक थी इंडिया में? 10 August 24, सिर्फ ये दिन काउंट होंगे। उसके बाद वो फिर से इंडिया में कब आ गई? 23 Feb 25। तो कितने दिन थे इंडिया में? 23 Feb से लेके 31 मार्च। तो इसके बेसिस पे हम नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के 10 डेज, देन Feb 25 लीप ईयर नहीं है। तो जिस दिन इंडिया में आए हो वो भी काउंट होता है कि आप इंडिया में ही थे, जिस दिन इंडिया से वापस जा रहे हो वो भी काउंट होता है कि आप इंडिया में ही थे। तो कितने दिन बनेंगे? 23, 24, 25, 26, 27, 28। 6 days ऑफ फेब एंड 31 days ऑफ मार्च, टोटल कितने दिन बन गए? तो 182 डेज से कम। उसके बाद 60 डेज की कंडीशन तो पूरी हो गई, पर उससे पिछले 4 साल 365 की कंडीशन पूरी नहीं हो रही, क्योंकि अभी ये पहली बार इंडिया में आई है। तो ये डेफिनेटली क्या बन गई? एनआर। उसके बाद आगे कहते 1 April 24 को उसने एक फ्लैट परचेज किया है मुंबई में। अब चाहे कोई पर्सन एनआर है, उसे इंडियन इनकम के ऊपर तो फिर भी टैक्स देना पड़ेगा। अगर जो फ्लैट है वो मुंबई में है, तो इनकम कहाँ पे अक्रू हो रही है? इंडिया में अक्रू हो रही है, ये इंडियन इनकम है, इसके ऊपर इसे टैक्स देना पड़ेगा। इसने इसे रेंट पे दिया, 28,000 के रेंट पे दिया 1 मई। शी हैड टेकन लोन फ्रॉम इंडियन बैंक। इसके लिए इसने बैंक से लोन लिया, जिसके लिए बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है 215500 का अप टू 31 March 25। तो यहाँ पर हम लोग हाउस प्रॉपर्टी हेड के रूल्स अप्लाई करके इनकम कैलकुलेट करेंगे। कहते जब वो इंडिया में थी प्रीवियस ईयर 24-25 में, उससे एक गोल्ड चेन गिफ्ट में मिली है अपने इन लॉज से। टैक्सेबल होगी कि एग्जम्प्ट? टैक्सेबल होगी। एग्जम्प्ट। इन लॉज से मिली है, क्या होगी? ठीक है, स्पाउस के पेरेंट्स रिलेटिव के डेफिनेशन में आते हैं। कार मिली है मैरिड सिस्टर ऑफ हर हस्बैंड,
हस्बैंड की सिस्टर, आपके सिबलिंग भी आपके रिलेटिव होते हैं, आपके स्पाउस के सिबलिंग भी आपके रिलेटिव होते हैं, आपके पेरेंट्स की सिबलिंग, तो मेरे मेरे स्पाउस और मेरे पेरेंट्स तीनों के भाई बहन मेरे रिश्तेदार हैं, पर मेरे स्पाउस के पेरेंट्स की सिबलिंग रिलेटिव नहीं होती। तो क्योंकि ये रिलेटिव की डेफिनेशन में है इसलिए एग्जाम्प्ट है। मान लो रिलेटिव नहीं भी होती, क्या फिर ये टैक्सेबल होता? क्योंकि मोटर कार प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में भी नहीं आती। ठीक है, तो कार वैसे भी क्या होनी थी, एग्जाम्प्ट ही होनी थी। और 1,72,000 इसे अपने हस्बैंड के क्लोज फ्रेंड से मिला है, ये क्या होगा, टैक्सेबल। तो एक हमें हाउस प्रॉपर्टी है, एक गिफ्ट सेक का सेक्शन, प्लस रेजिडेंशियल स्टेटस, इसके बेसिस पे रेजिडेंशियल स्टेटस और जीटीआई, ये दो चीजें बतानी है। कुछ भी नहीं बताया गया तो हम न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करें। ठीक है? कुछ एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक का अटेम्प्ट नहीं किया है, तो लेट्स डू सम राइटिंग प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 9। As per Income Tax Act 1961, an individual is said to be a resident of India if he fulfills any one of the following conditions. He has to stay in India during the relevant previous year is 182 days or more, or his stay in India during the relevant previous year is 60 days or more, and 365 days or more in 4 years immediately preceding relevant previous year। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन हमेशा कंपल्सरी क्वेश्चन आता है, हमने करने के बाद में टीवाई क्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे और लेटेस्ट आरटीपी भी करेंगे। सेकंड क्वेश्चन रेजिडेंशियल स्टेटस का, और हमेशा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसमें से ये 2 to 3 मार्क्स सिर्फ ये रूल लिखने के हैं। ठीक है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस का रूल लिख दिया। उसके बाद अब हम बताएंगे स्टे ऑफ मिस जैस्मीन इन इंडिया in previous year 24-25 is equal to 169 days। नहीं, अगर वो अप्लाई हो रहा होता, अगर वो रेजिडेंट बन रही होती, फिर हम एडिशनल कंडीशंस लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो अभी रेजिडेंट ही नहीं बन रही, तो ओआर एनओआर हम चेक ही नहीं किया ना हमने। 1 अप्रैल 24 से हम लोगों ने काउंट किया 10 अगस्त 24 तक, एंड 23 Feb 25 से हमने काउंट किया 31 March 25 तक। Thus, Miss Jasmine is a non-resident for assessment year 25-26। ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। उन्होंने हमसे दो चीजें पूछी थी, एक रेजिडेंशियल स्टेटस और एक टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। आई होप क्लियर है यहाँ तक सबको। क्या हो गया नीरज?
क्या जोक आ गया दिमाग में? उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम की कैलकुलेशन करेंगे। इसमें सबसे पहले आएगा हमारे पास इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में जीएवी क्या होगी? हमें म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू तो कुछ भी गिवन ही नहीं है, तो जो भी पैसे मिले वही क्या मिल बन जाएंगे? जीएवी। तो यहाँ पर देखो, उसने बिल्डिंग खरीदी तो कब थी? अप्रैल में। पर रेंट पे कब से दी है? मई से। पर क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड रेंट गिवन ही नहीं है, तो हम एक्चुअल रेंट 11 मंथ्स का ही लेंगे। ठीक है, एक्चुअल रेंट हम ले रहे हैं 11 मंथ्स का एज फेयर रेंटल वैल्यू एंड म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू इज नॉट गिवन। अगर मुझे वो गिवन होती तो हम सोचते वैकेंसी का लॉस अलाउ करना है या नहीं करना। समझ रहे हो ना सब बात? यहाँ पर हम नहीं सोच रहे हैं कि वैकेंसी का लॉस अलाउ होगा या नहीं होगा। हमारे पास जीएवी आ गई 28,000 इंटू 11। 3 लाख। म्यूनिसिपल टैक्सेस कोई भी गिवन ही नहीं है, माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस निल। तो एनएवी भी बन गई हमारे पास 3,08,000। अब इस एनएवी में से माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30%, विच इज इक्वल टू 90% एंड उन्होंने हमें बताया कि इंटरेस्ट भी इसने पे किए। लोन लिया था इंडियन बैंक से। अच्छा, मान लो लिखा होता कि जो लोन लिया है इसने ऑस्ट्रेलिया के बैंक से लिया है, क्या तब भी हम इंटरेस्ट अलाउ करते? तो हाउस प्रॉपर्टी में तो स्पेशली ये लिखा हुआ है कि वाइडर स्कोप है। जिससे खुद से अपने जिससे घर खरीदा है, अगर उसी से लोन लिया होता तब भी इंटरेस्ट अलाउड है। कैपिटल बोरोड वर्ड हम लोग पढ़ते हैं, तो किसी को भी अगर आप पे कर रहे हो, अमाउंट इज अलाउड। इंटरेस्ट उन्होंने पे किया है 2,15,500। 100 है। तो इनकम बच रही है हमारे पास सिर्फ 100 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। अभी तो मैं थोड़ी फास्ट कर रही हूँ, अदरवाइज हम प्रॉपरली वहां पर लिखते कि गोल्ड चेन एग्जाम्प्ट है, कार मिली है वो भी एग्जाम्प्ट है। अभी मैं सिर्फ आंसर की रिक्वायरमेंट के लिख रही हूँ कि जो गिफ्ट मिला है कैश में वो टैक्सेबल होगा, तो यहाँ पर हम कैश मेंशन करेंगे 1,72,000 और आपके पास जीटीआई आ जाएगी 1,72,100। एग्जाम में प्रेजेंटेशन जैसे आपके बुक में गिवन है बिल्कुल वैसे ही करनी है, चाहे एग्जाम है, हम लोगों ने आंसर शीट में दिखाना जरूर है। ठीक है जी, सबको समझ आया? नेक्स्ट, मिस्टर जे की इनकम है 6,90,000। इसमें बिजनेस की इनकम है 40,000, लॉटरी की ग्रॉस इनकम है 560, कंप्यूटेड सैलरी है 120, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है। हमें उनका टैक्स भी कैलकुलेट करना है और एडवांस टैक्स की ऑब्लिगेशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलो करते हैं फिर दोनों काम। सबसे पहले टैक्स आप कैलकुलेट करो, एडवांस टैक्स मैं बताती हूँ। टैक्स कैलकुलेट।
यस, कैजुअल इनकम के ऊपर 30% कैलकुलेट करेंगे, उसके ऊपर रिबेट भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं बताया। तो न्यू स्कीम का क्वेश्चन है, इनकम 7 लाख से कम है तो वो रिबेट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। पर 115 बीबी में से रिबेट मिलता है कि नहीं मिलता? इस पे रिबेट मिल जाता है, 112 एमबी नहीं मिलता है, राइट। देखो एक बार, बिजनेस की इनकम है पर्सन की 40,000, कैजुअल इनकम है 5,60,000, उसके अलावा सैलरी 120 एंड हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 30। तो पहले तो टैक्स कैलकुलेट करने से पहले क्या ये 30,000 सेट ऑफ हो जाएगा? न्यू स्कीम में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ होता ही नहीं है, सिर्फ इंट्रा हेड होता है, इंटर हेड होता ही नहीं है। तो ये तो डेफिनेटली हमने क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड। अब इन तीन चीजों के ऊपर मुझे टैक्स कैलकुलेट करना है। बेसिक एग्जाम्पशन होती है न्यू स्कीम में 3 लाख, ये भी बेसिक एग्जाम्पशन में निकल गया, ये भी बेसिक एग्जाम्पशन में निकल गया। मेरे पास अभी भी बेसिक एग्जाम्पशन बच गई 1,40,000 की। पर मैं बेसिक एग्जाम्पशन को क्या कैजुअल इनकम में से यूज कर सकती हूँ? नहीं, हम बेसिक एग्जाम्पशन को कैजुअल इनकम में से एडजस्ट कर ही नहीं सकते। तो हमारे पास डायरेक्टली टैक्स कितना आ जाएगा, 5,60,000 का 30% विच इज इक्वल टू कितना, 1 लाख। एंड इसमें से हम माइनस कर देंगे रिबेट, क्योंकि इस पर्सन की टोटल इनकम 7 लाख से कम है कि नहीं है टोटल इनकम, इन तीनों का टोटल देखो। 7 लाख का भी। तो रिबेट का मार्जिनल रिलीफ भी देखना पड़ेगा, देखो ना ध्यान से। पहले तो क्वेश्चन ने जानबूझ के क्या किया, यहाँ पर लिखा टोटल इनकम है 690, पर रियलिटी में टोटल इनकम तो 690 है ही नहीं, क्योंकि 30,000 का लॉस तो अलाउड ही नहीं है। तो इनकम तो कितनी बनेगी, 720। अब जो रिबेट है वो अलाउड होता है कैजुअल इनकम में से, साथ ही मुझे उसका मार्जिनल रिलीफ भी देखना पड़ेगा। तो अगर इसकी इनकम है 720, तो इसका टैक्स कितना बनता है, 1,68,000। अगर इसकी इनकम होती 7 लाख, मतलब हम ये मान लेते हैं कि कैजुअल इनकम कितनी होती 540, तो 540 पे 30% लगता, ऐसा ही करते ना, विच इज इक्वल टू 1,62,000। सो इंक्रीज इन इनकम कितना है, 20, इंक्रीज इन टैक्स कितना है 6, ऐसा तो अलाउड है, तो रिबेट इसे नहीं मिलेगा। कोई कंफ्यूजन है, मैं कैलकुलेट करूं दोबारा? बच्चे देखो, मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट ये कहता है दैट इंक्रीज इन टैक्स शुड बी लेस देन इंक्रीज इन इनकम, राइट। अगर पर्सन की इनकम है 7,20,000, तो हम लोगों ने टैक्स कैलकुलेट किया है 1,68,000। अगर इस पर्सन की इनकम होती 7 लाख, तो इसका मतलब कि कैजुअल इनकम 560 में से 20,000 निकाल दो, कितनी बनती, 5,40,000। इसका 30% करते हैं तो 1,62,000। फिर इसमें से रिबेट भी तो देते 25,000 का, हमारे पास अमाउंट कितना आता,
नाउ इंक्रीज इन इनकम, 7 लाख से 7,20,000 में जाने पे इनकम कितनी इंक्रीज हुई है? इंक्रीज इन टैक्स, यहां पर टैक्स लगता है 157 और यहां पर टैक्स लग रहा है 168, तो इनको कितना रिबेट मिलना चाहिए? मुझे जब मैं क्वेश्चन पहले देख आपको करने के लिए बोला, मेरे दिमाग में कोई और ही स्पेशल पॉइंट था, वो अभी आया ही नहीं है। ठीक है, अभी तो टैक्स की कैलकुलेशन में बहुत अच्छा पॉइंट आ गया। पहला पॉइंट तो ये आ गया, जो बेसिक एग्जाम्पशन बच जाती है वो कैजुअल इनकम के साथ एडजस्ट नहीं हो सकती। रिबेट एडजस्ट हो सकता है, पर न्यू स्कीम में रिबेट का मार्जिनल रिलीफ भी होता है, तो उसका भी हमने इम्पैक्ट देखा। अब उसके बाद पर क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, अभी मुझे इसका सजेस्टेड आंसर देखना है, बट उसके अलावा उन्होंने क्वेश्चन में एक और चीज क्या पूछी है, एडवांस टैक्स की ऑब्लिगेशन है या नहीं। तो जो एडवांस टैक्स की ऑब्लिगेशन है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारे टीडीएस टीसीएस के इम्पैक्ट के बाद देखते हैं कि एडवांस टैक्स कितना पेएबल बनता है। अब इस पर्सन की इनकम के ऊपर ऑलरेडी टीडीएस कितना डिडक्ट हो चुका है, 168, तो इस केस में इसकी जो टैक्स लाइबिलिटी बन रही है वो तो कम बन रही है। क्या इसके ऊपर एडवांस टैक्स के रूल्स एप्लीकेबल हैं? नहीं। याद आया कि नहीं आया, हमने ये सारे पॉइंट्स किए हुए एडवांस टैक्स टॉपिक में। एक बार सजेस्टेड आंसर देखते हैं, मुझे लगता है कुछ ना कुछ डिफरेंट शायद निकलेगा। सैलरी हेड की इनकम है 120, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस पहले तो उन्होंने सेट ऑफ कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए था। बिजनेस की इनकम है 40,000, ये आ गई लॉटरी की, ये आ गई हमारे पास टोटल इनकम। तो 690 के ऊपर 50% का टैक्स कैलकुलेट किया, अदर इनकम के ऊपर टैक्स है निल। बेसिक एग्जाम्पशन इन्होंने ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट किया, अगर बेसिक एग्जाम्पशन दी है 250 की, तो इन्होंने क्वेश्चन ही ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, जबकि क्वेश्चन ने बोला कहीं भी नहीं। बच्चे आपको जो सजेस्टेड आंसर गिवन है वो ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग गिवन है, दो इट हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। तभी कोई भी पॉइंट जो हमें स्पेशल लगे वो इनको इनके आंसर में स्पेशल बने ही नहीं। हमने तो बोला हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ नहीं होगा, पर इन्होंने हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ कर दिया, जिसकी वजह से इनकम कितनी है 690। ओल्ड स्कीम में वैसे भी रिबेट कितना तक मिलता है, 5 लाख तक की मिलता है, तो इनका रिबेट वाला पॉइंट भी आया ही नहीं। इनके केस में सिर्फ एक ही स्पेशल पॉइंट आया कि क्योंकि जो टैक्स पेएबल है वो 10,000 से कम है, क्योंकि टीडीएस पहले से ही डिडक्ट हो चुका है 194 बी में कैजुअल इनकम पे, इसलिए द पर्सन इज नॉट लायबल टू पे एडवांस टैक्स। आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, हमें ट्रू और फॉल्स में बताना है। कहते हैं असेसिंग ऑफिसर के पास पावर होती है टू अलॉट पैन टू एनी पर्सन बाय हुम नो टैक्स इज पेबल। अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जिसने कोई टैक्स नहीं देना, फिर भी असेसिंग ऑफिसर उसे पैन अलॉट कर सकता है। असेसिंग ऑफिसर जैसे कि आप में से शायद बहुत सारे लोगों के पास पैन है, पर अभी आपने कोई भी टैक्स पे नहीं करना, यू आर नॉट लायबल टू पे टैक्स। तो हमने इतनी जगह तो पढ़ा पैन कब अप्लाई करना होता है, जब आपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट भी करने हैं 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ करने हैं, तब भी हमें पैन नंबर लेना जरूरी है। तो असेसिंग ऑफिसर के पास राइट है, वो आपको पैन अलॉट कर सकता है चाहे आप टैक्स के लिए लायबल। अगर कर्ता जो है एचयूएफ का वो एब्सेंट है, तो रिटर्न के ऊपर कहते हैं सिर्फ कौन साइन कर सकता है, मेल मेंबर। दिस इंफॉर्मेशन इज, कोई भी मेंबर कर सकता है, मेल मेंबर भी कर सकता है, फीमेल मेंबर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20, पढ़ो आप क्वेश्चन, आपके दिमाग में कौन सा पॉइंट आ रहा है, रीड करो। डेफिनेटली क्लबिंग, और क्लबिंग में भी 2 पॉइंट्स थे। इनकम की तो क्लबिंग होती है,
बट इनकम फ्रॉम इनकम की क्लबिंग नहीं होती है। तो सुरेश ने अपनी वाइफ को जो 10 लाख दिए, उसकी वाइफ ने उसे लोन पे दे दिया और उसे इंटरेस्ट की इनकम हुई 75,000 की। ये 75,000 किसकी इनकम बनेगी? हस्बैंड की इनकम बनेगी। फिर उसकी वाइफ ने ये 75,000 एक कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए। 75,000 उसकी कॉस्ट प्राइस है और 90,000 सेलिंग प्राइस है। सेम ईयर में ही कर दिए तो शॉर्ट टर्म बनेगा कैपिटल एसेट। लिस्टेड कंपनी है तो शॉर्ट टर्म कहां पर टैक्सेबल बन जाएगा? 111 ए में। ठीक है, 90,000 में सेल कर दिए। इन हुज हैंड द अबव इनकम विल बी इंक्लूडेड। ये किसकी इनकम बनेगा? वाइफ की। तो 15,000 वाइफ की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम बन गया और हस्बैंड की 75,000 की इनकम बन गई इंटरेस्ट की। आसान। नेक्स्ट, हमें ये बताना है कि टीडीएस डिडक्ट होगा या नहीं होगा। आप लोग खुद ही देख के सोचो कौन सा सेक्शन दिमाग में आ रहा है टीडीएस का। ना 194 सी में हो। 194 सी में बिजनेस में वाला रूल भी तो लगता है ना। ध्यान से करो। यस, 194 सी पे तो क्या लगता है? बिजनेसमैन वाला रूल। हम आम पर्सन को, इंडिविजुअल को थोड़ी बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस डिडक्ट करो। तो उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला कि विकास एक सैलरीड इंडिविजुअल है, उसने 15 लाख की पेमेंट की है जनवरी में, 30 लाख की फेब में और 15 लाख की ही मार्च में। तो टोटल अमाउंट कितनी बन गई? 15 + 15, 30 + 30, 60 लाख। घर की कंस्ट्रक्शन के लिए उसने पेमेंट की है। तो मान लो विकास का बिजनेस में इनकम 1 CR से ज्यादा भी होती तब भी 194 सी अप्लाई नहीं। क्योंकि 194 सी एक तो बिजनेसमैन रूल है और वैसे 194 सी में क्या आता है? जो कि पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट नहीं की, हमने लिखा हुआ है ना स्पेशली। तो ध्यान में रखना है 194 ACHIJR, ये सारे सेक्शंस चाहे तो अपने टीडीएस वाले चार्ट में लिख लो, इन सबके ऊपर बिजनेसमैन रूल है। 194 A इंटरेस्ट, 194 सी कॉन्ट्रैक्टर। बिजनेसमैन रूल किस किस के ऊपर लगता है? 194 A, सी कॉन्ट्रैक्टर, एच कमीशन, आई इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट और आर कोई भी पर्क्स। तो यहाँ पर अप्लाई 194 सी नहीं होगा, 194 M होगा, क्योंकि जो पेमेंट है वो 50 लाख से ज्यादा है। 2% का टीडीएस डिडक्ट करता है। नेक्स्ट, किसी पर्सन को गुड्स कैरेजेस वाले को अगर आप गुड्स दे रहे हो तो 194 सी में हमने टीडीएस डिडक्ट करना होता है। पर अगर कोई पर्सन 44 AE में रिटर्न फाइल करता है, उसके पास सिर्फ अभी 6 व्हीकल्स हैं, तो हमने उसका टीडीएस डिडक्ट नहीं करना होता। तो कहते हैं उसने पैन नंबर नहीं दिया, तो अब हमने उसका टीडीएस डिडक्ट करना है। वेरी गुड। और कितने परसेंट करना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्योंकि अगर 194 क्यू में आप पैन नंबर ना दो फिर तो टीडीएस का रेट बनता है 5%। बाकी सारे सेक्शन में होता है एप्लीकेबल रेट और 20% विच एवर इज हायर। 21st आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो। कल डिस्कस करते हैं हुई सेकेंड ऑनवर्ड्स। आई थिंक कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।